तो भाई चैप्टर का नाम तो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लेकिन पढ़ेंगे हम सिर्फ हेरिडिटी, इवोल्यूशन नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सीबीएसई वालों ने कह दिया है कि कोरोना के काल में हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, तो हमें इवोल्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इवोल्यूशन हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं उसमें, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं समझ में आ रहा, कैसे पिनेट स्क्वायर बनाना है। तो इन सारे कन्फ्यूजन्स को आज हम दूर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा डिटेल मैनर में हम हर एक चीज़ कवर करने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे कि आप पूरे लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरे नोट्स एनसीईआरटी से बने हुए हैं, एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर्ड है, कुछ भी मिस नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। आपके फादर मदर की आईज कैसी हैं, आपके फादर मदर के हेयर्स का कलर कैसा है, स्किन का कलर कैसा है, तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बच्चों में ट्रांसमिट होती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये अंकल आंटी हैं, ठीक है, तो ये इनका बच्चा है, ये इनका बच्चा है, क्योंकि इनके बालों के कलर मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, आपके फादर मदर में वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स में होंगे, उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो उनके फादर मदर में होंगे, आप में वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो आपके मम्मी पापा में है। तो इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होते रहते हैं। ठीक है, इसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि अगर आपके मम्मी पापा में से किसी एक को कोई बीमारी है, जैसे मान लो कि डायबिटीज की बीमारी है, तो लोग बोल देते हैं यार कि तुम्हें भी डायबिटीज हो जाएगा क्योंकि ये हेरिडिटी से होता है। ठीक है, तो हेरिडिटी का मतलब क्या है कि अगर उनको एक पर्टिकुलर बीमारी है तो चांसेस ज्यादा है कि आपको भी वो बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो इसको हेरिडिटी बोलते हैं। आई होप आपको हेरिडिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दो टाइप के ट्रेट्स होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब वो होता है वो ट्रेट्स या वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं, और एक्वायर्ड ट्रेट्स का मतलब वो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। डिफरेंस कैसे समझ में आएगा आपको इस टेबल से। इनहेरिटेड ट्रेट्स के एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे आई का कलर। ठीक है, आपके फादर और मदर का जो आई कलर होगा, मान लो आपके फादर की आईज का कलर ब्लैक है और मदर का है ब्लू, तो चांसेस हैं कि आप में उन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से हेयर का कलर, स्किन का कलर, ब्लड टाइप, किसी का ओ पॉजिटिव है, किसी का ओ नेगेटिव है। ठीक है, तो ये सारे जो भी ट्रेट्स हैं ये इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, आप बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश पढ़ते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स भी ऐसा करते हो। आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपके मैनर्स कैसे हैं, आपकी पेंटिंग टेक्निक्स कैसी हैं, आपका फूड प्रेफरेंस क्या है, तो ये सारे एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं जो कि आप अपने लाइफ में सीखते हो। तो ये है डिफरेंस। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ वेरिएशन इन स्पीशीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको रिप्रोडक्शन में भी बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं क्योंकि इस पर जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन स्पीशीज कैन एडजस्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था रिप्रोडक्शन में भी कि अगर चींटियां हैं ब्लैक कलर की और रेड कलर की, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहती हैं और वहां का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो वही सर्वाइव कर पाएंगी जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने के ट्रेट्स होंगे जिनके अंदर। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। अगर सारी स्पीशीज एक जैसी हो जाए, तो अगर ठंड पड़ेगी तो पता चले कोई ठंड को नहीं झेल पा रहा, सारे मर गए। ठीक है, बट जिनमें ठंड को झेलने के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सर्वाइव कर लेंगे। इट मीन्स कि वेरिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। This promotes the survival of species in the changing environment. For example, if a dog has heat resistant traits, then it will ensure its survival even when the temperature in the environment rises too much. ठीक है, अगर कोई डॉग हीट रेजिस्टेंट ट्रेट्स हैं उसके अंदर, मतलब हीट को वो झेल सकता है, तो वो कहाँ सर्वाइव कर सकता है, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ भी जाए तब भी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो अपने आने वाली जनरेशन को प्रमोट कर सकता है, बट अगर वो खुद ही मर गया तो उसकी आने वाली जनरेशन ही नहीं आएंगी। तो ये वेरिएशन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की जो कि हेरिडिटी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्रोमोसोम्स, ये भी मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये देखो भाई क्रोमोसोम्स का फिगर आपको दिख रहा है। ठीक है,
इन विच डीएनए इज टाइटली पैक्ड, इनके अंदर डीएनए होता है, ये डीएनए से बने होते हैं, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स होते क्या है, सेल में, एनिमल सेल या प्लांट सेल के न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको एकदम फील आना चाहिए कि डीएनए एक्चुअल में होता क्या है। कैरियर होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर होता है, पेरेंट्स से चिल्ड्रन में उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। इट कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, कोड के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन होती है। और डीएनए क्या कैरी करता है, जीन्स कैरी करता है। जैसे कि कभी भी कुछ, जैसे आपने सीआईडी और ये सब फालतू के जितने भी सीरियल्स आते हैं इनमें देखा होगा कि बोलते हैं कि भाई ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो कौन किसका चिल्ड्रन है हम कैसे पता कर पाएंगे, भाई डीएनए टेस्ट करा लो। क्यों, क्योंकि डीएनए ही वो इंफॉर्मेशन है जो पेरेंट्स से अपने बच्चों में ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो एक जेनेटिक कोड के फॉर्म में होती है, वो एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। और डीएनए क्या कैरी करता है, जीन्स कैरी करता है, ठीक है। बोलते हैं यार आपके जीन्स तो आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, ऑब्वियसली हर किसी के जीन्स उसके पेरेंट्स से मिलते हैं। तो डीएनए के बारे में आपको क्या पता करना है, डीएनए होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए। क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स, तो क्रोमोसोम्स आपने देख लिया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, पता है। इस टाइप के होते हैं क्रोमोसोम्स। कितने पेयर्स क्रोमोसोम्स के होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के ह्यूमन बींग्स में। 23 पेयर्स होते हैं, इट मींस टोटल 46 क्रोमोसोम्स हो गए। डीएनए क्या कैरी करता है, जीन्स कैरी करता है। नॉर्मल सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मैच इन मेल्स एंड फीमेल्स। अब क्रोमोसोम का काम क्या है, जैसे क्रोमोसोम मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये वाला, ठीक, ये वाला, ये दूसरा है, ठीक, ये तीसरा है। तो ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, मान लो ये रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए, ठीक, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्किन कलर के लिए, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है आई कलर के लिए। तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स के 22 पेयर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट 23 में से 22 तो मैच करते हैं, बट एक पेयर जो होता है वो डिफरेंट होता है मेल और फीमेल्स में, ठीक है, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो मेल्स में सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स वाई कैटेगरी का, और फीमेल्स में सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स कैटेगरी का। ये चीज आपको याद रखनी है। एवरी क्रोमोसोम्स हैज स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड जीन्स। क्रोमोसोम्स में स्मॉल पार्ट्स होते हैं जीन्स। जीन्स कौन कैरी करता है, डीएनए कैरी करता है जीन्स को, ठीक है। जीन्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स का जो डेवलपमेंट होता है उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हेयर कलर, हाइट या फिर स्किन कलर, जो भी इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, जीन्स कंट्रोल करते हैं। जीन्स होते कहाँ पे हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर। जीन्स को कैरी कौन करता है, लेके कौन जाता है, डीएनए लेके जाता है। तो ये सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं जीन्स का मतलब क्या है और एलील का मतलब क्या है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बच्चों को, यार एलील बोल दो उनके तोते उड़ जाते हैं, भाई एलील क्या है, कुछ नहीं है यार। अभी देखो बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। ये डीएनए दिख रहा है, जीन जो है वो एक सेक्शन है डीएनए का। देखो ये डीएनए है, ये डीएनए दिख रहा है, इसका एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, ठीक। जीन्स क्या है, डीएनए के सेक्शंस हैं। जीन्स आर यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के यूनिट्स होते हैं जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक। डीएनए का भी यही काम है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाना। तो डीएनए के जो सेक्शंस हैं उनको हम जीन्स बोलते हैं। तो जो काम डीएनए का होगा वही काम जीन्स का होगा। डीएनए का काम क्या है, हेरिडिटी की जो इंफॉर्मेशन है उसको जेनेटिक कोड के फॉर्म में ट्रांसमिट करना, वही काम जीन्स का भी है। क्यों, क्योंकि जीन्स आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए। अब हम देख लेते हैं एलील क्या है। अब ये तो भाई इतनी आसान चीज है कि आपका अरे एलील ये था, ये दो क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, इनमें ये जीन्स दिख रहे हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं, ठीक है। अब समझो, एलील इज ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। एलील क्या है, जीन ही है। एलील क्या है, जीन है, बट उसका एक डिफरेंट टाइप का फॉर्म है, ठीक। अब जीन्स क्या कंट्रोल करते हैं, जीन्स कंट्रोल करते हैं हाइट, कलर, ये सारी चीजें कंट्रोल करते हैं। बट एलील क्या है, एलील भी जीन है बट एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है विच ऑक्यूपाइज द सेम स्पेस ऑन अ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पे सेम स्पेस पे ही होता है। देखो देखो ये और ये एलील्स हैं,
ठीक, सेम जगह पे लोकेटेड है एंड अफेक्ट द सेम कैरेक्टरिस्टिक, और सेम ही कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करेगा। डिफरेंट फॉर्म का है बट अगर टॉलनेस को अफेक्ट कर रहा है तो टॉलनेस को ही अफेक्ट करेगा, अगर स्किन कलर को अफेक्ट कर रहा है तो स्किन कलर को ही एलील भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, बट इन ऑल्टरनेटिव वे, बट थोड़े अलग तरीके से। कैसे? अभी तक आपको बस इतना समझ में आ जाना चाहिए कि एलील जो है वो एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन होता है, वहीं पे सेम पोजीशन पे होता है जहां पे जीन्स लोकेटेड होते हैं, बट इन ऑल्टरनेटिव वे। कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं बट थोड़े से अलग तरीके से कुछ ट्विस्ट होता है। क्या ट्विस्ट होता है देख लेते हैं। मान लो कि हाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक, तो हाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने ऐसे लिख लिया, कैपिटल टी, या फिर लिख लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर लिख लिया स्मॉल टी, इस तरीके से लिख लिया। तो एलील क्या है इसमें? देखो, ये जो कैपिटल टी है ना, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये एलील है। कैपिटल टी मान लो एलील है टॉलनेस के लिए, ठीक है, तो स्मॉल टी एलील होगा शॉर्टनेस के लिए। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है बट सेम पोजीशन एक्वायर कर रहा है, लेकिन अलग तरीके से। देखो, अलग तरीके से क्यों? क्योंकि है वो टॉलनेस के लिए, बट कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी एक अलग एलील है और स्मॉल टी एक अलग एलील है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहते हो तो फ्री एंड अटैच्ड ईयरलोब्स आर एलील्स। ठीक है, जैसे कि देखो, ऐसे देखें, कान देखे आपने, ठीक है, किसी का कान ये अलग होता है, किसी का ऐसे चिपका हुआ होता है। ठीक, तो ये क्या है? सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट कर रहे हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ईयर लोब इज द कैरेक्टरिस्टिक, बट डिफरेंट फॉर्म। एक एलील है वो अलग कर दिया कान को, और दूसरे एलील ने कान को चिपका दिया। तो डिफरेंट फॉर्म्स में अफेक्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, बट सेम कैरेक्टरिस्टिक को, और होते क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स। आई होप अब आपको एलील की फीलिंग आ चुकी होगी। अब देख लेते हैं भाई मेंडल भाई साहब का क्या नियम कानून इन्होंने बनाए थे इनहेरिटेंस में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनके नियम कानून, और उन्होंने पूरा मतलब कि इनहेरिटेंस को बदल दिया। पता किसी को नहीं था क्या होता है, बस दिखता था, बट इन्होंने उसके पीछे की साइंस बताई कि भाई ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट होती हैं। मैंने आपको बताया हेरिडिटी में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट होती हैं पेरेंट्स से अपने बच्चों में, बट कैसे होती है, क्या रूल्स होते हैं, तो ये सारे रूल्स उन्होंने समझाए। और इन्होंने हेल्प किसकी ली? एक पी प्लांट की हेल्प ली। क्यों? क्योंकि अगर इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करते तो भाई निपट गए होते, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको जनरेशंस पढ़नी पड़ेंगी। बट मान लो कि यार मेंडल साहब 100 साल जी गए, बट 100 साल में यार मान लो एक इंसान है वो 80 साल जिया, फिर उसकी दूसरी जनरेशन होगी वो भी 80 साल जी, तो इतने में तो मेंडल साहब निकल लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने किसी ऐसी चीज को चुना जिसकी की जनरेशंस जल्दी जल्दी आ जाएं। तो प्लांट की जनरेशंस जल्दी जल्दी आ सकती हैं, हर प्लांट की नहीं, पी प्लांट की जनरेशंस जल्दी जल्दी आ सकती हैं। तो उन्होंने देखा कि उन जनरेशंस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही थी और वो कैसे कैसे अफेक्ट कर रही थी। इससे उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बनाए जो कि सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। Mendel described the transmission of genetic traits in organism by using pea plant. He performed 2 experiments for determining rules of inheritance. उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। पहले का नाम था मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट और दूसरे का नाम था डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। अब देखो, उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चुना? पी प्लांट कैन बी इजिली ग्रोन एंड मेंटेन, दे आर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग बट कैन ऑल्सो बी क्रॉस पॉलिनेटेड। ठीक है, ये पॉलिनेशन क्या होता है आप पढ़ चुके हो पिछले चैप्टर में। मैनी जनरेशंस कैन बी स्टडीड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सबसे मेन बात यही थी। और चौथी बात है इट हैज मल्टीपल कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि गोल टाइप के सीड्स हैं, किसी के रिंकल्ड सीड्स हैं, किसी के लॉन्ग हैं, किसी के शॉर्ट हैं। ठीक है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी पी प्लांट्स में, इस वजह से उन्हें पी प्लांट्स को चुना। अब हम देख लेते हैं क्रॉस का मतलब क्या है। क्रॉस मीन्स रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्रॉस मीन्स रिप्रोडक्शन। अब देखो, पी प्लांट में 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको दिख रही हैं, ये देखिए। सबसे पहले हाइट है। ठीक है, ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या बोला है इसको भी समझेंगे अभी हम। हाइट है, ठीक है, देखो, तो ये टॉल है, ये शॉर्ट है। उसके बाद सीड शेप है, ये राउंड है, ये रिंकल्ड है। सीड कलर है, राउंड येलो है, ग्रीन है। सीड कोट कलर है, ग्रीन है, व्हाइट है।
ठीक है, तो इस टाइप की 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी पी प्लांट के अंदर। तो इन्होंने कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो अगर मान लो उनको ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करना होता है, एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ जैसे आपको फील आ जाए, अगर ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करना होता तो वो कैसे करते हैं कि यार एक जनरेशन लेते, देखते, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते कि यार इनके आईज का कलर क्या है, फिर उनके बच्चे होते तो देखते इनकी आईज का कलर क्या है, फिर उनके बच्चे होते तब देखते इनकी आईज का कलर क्या है। तो ऐसे तो यार काफी टाइम लग जाता ना, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था, इस वजह से उन्होंने पी प्लांट को चुना। देख लेते हैं डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं। ट्रेट्स मींस कैरेक्टरिस्टिक्स। इस डेफिनेशन को आप 2 बार पढ़िए, फिर आपको इतने आसानी से समझ में आएगा ना कि आप खुद मुझे समझा सकते हो कि यार ये चीज ऐसे होती है। डोमिनेंट ट्रेट्स का मतलब ये था द ट्रेट्स व्हिच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव ट्रेट इज नोन एज डोमिनेंट ट्रेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। डोमिनेंट मींस दबंग। ठीक है यार, जैसे 4 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, उसमें एक बंदा हमेशा क्या नेता बनता है कि भाई मेरी चलेगी हर बात, हर चीज में वो डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, और लोग प्रेजेंट हैं बट फिर भी उनकी ही चलती है। तो डोमिनेंट ट्रेट की डेफिनेशन क्या है? द ट्रेट्स व्हिच डिसाइड द अपीयरेंस, अपीयरेंस को डिसाइड करेंगे, इवन अगर कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ट्रेट प्रेजेंट है तब भी वो डिटरमाइन करेंगे अपीयरेंस को। जैसे कि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी, ठीक, 2 बार कैपिटल टी लिख दिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये टॉल प्लांट है, ये है टॉल प्लांट। बट अगर मैंने लिख दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी का मतलब होता है स्मॉल प्लांट या शॉर्ट प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। इस केस में देखो क्या लिखा है, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव ट्रेट। ये देखो एलील दूसरा है, ये क्या है, ये एलील तो ये प्रेजेंट है और ये कैपिटल टी भी प्रेजेंट है। तो जब कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी डोमिनेंट नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी? टॉल ही होंगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सामने वाला दूसरा प्रेजेंट है तब भी अपने नेता नगरी दिखाएंगे। ठीक, अगर दोनों कैपिटल टी है तब तो टॉल होना ही होना है, तब तो टॉल होना ही होना है। बट अगर एक टी बड़ा है और एक स्मॉल वाला है तब भी टॉल ही होगा। ठीक, इसका मतलब है कि ये डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं। अब आप देख लो, इसके मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं। ये रब क्यों नहीं हो रहा भाई? क्या आफत आ गई इसको? ठीक है, उसको जाने दो। डोमिनेंट ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड इवन इफ वन एलील इज डोमिनेंट। यही चीज मैंने आपको बताई, डोमिनेंट ट्रेट तब भी एक्सप्रेस होंगे जब सिर्फ एक एलील ही प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे स्मॉल टी भी प्रेजेंट था तब भी एक्सप्रेस हो रहे हैं डोमिनेंट ट्रेट्स। जैसे कि कैपिटल टी तो टॉल है बट कैपिटल टी और स्मॉल टी भी टॉल है। ठीक है, तो भाई हो जा। ठीक है, आई होप अब आपको दिख रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं रिसेसिव ट्रेट्स की। ठीक है, तो रिसेसिव ट्रेट्स क्या होंगे? डेफिनेशन पढ़ो। द ट्रेट्स विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल ट्रेट आर कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक, रिसेसिव ट्रेट्स जैसे कि ये शॉर्टनेस है, ये रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव ट्रेट्स को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, जैसे कि स्मॉल टी। ये कब अपीयर होंगे? ये अपीयर तभी होंगे जब इनके जैसा आइडेंटिकल हो कोई। ठीक, ये अपने जैसे लोगों में ही घुलते मिलते हैं तभी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को ये शो करेंगे। ठीक, तो ये चीज क्या होगा? ये शॉर्ट होगा। ठीक, बट अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख दिया तो ये टॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है। अगर एक बार भी कैपिटल टी आ गया तो डोमिनेंट वाला जाएगा, बट अगर रिसेसिव चाहिए तो दोनों को स्मॉल होना पड़ेगा। रिसेसिव ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड व्हेन बोथ एलील्स आर रिसेसिव। बस इतनी सी कहानी थी डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट्स की। एग्जांपल स्मॉल टी और स्मॉल आर जो कि रिंकल्ड सीड्स के लिए है। अब हम देख लेते हैं कुछ और चीजें। जीनोटाइप और फिनोटाइप बहुत ही सिंपल है, इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। जीनोटाइप का मतलब है इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीन्स जो प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म में उसका डिस्क्रिप्शन कैसे देते हैं? ऐसे
जो ये कोड्स लिखते हैं ना, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, इनको ही हम जीनोटाइप बोलते हैं। ठीक, डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स। फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप मींस अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस क्या है? जैसे टॉलनेस हो गया, राउंडनेस हो गया, येलो कलर हो गया, तो इसको हम फिनोटाइप बोल देते हैं। फिनोटाइप इज डिस्क्रिप्शन ऑफ विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि राउंड येलो सीड्स, राउंड ग्रीन सीड्स। तो ये मतलब है जीनोटाइप और फिनोटाइप का। जीनोटाइप में हम कोड लिखते हैं और फिनोटाइप में उसका विजिबल अपीयरेंस बता देते हैं। अब सबसे जरूरी चीज की तरफ हम बढ़ चुके हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया? क्रॉस का मतलब रिप्रोडक्शन, ठीक है। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल टुक वन ट्रेट, मोनो मींस वन, सिर्फ एक ही ट्रेट ली इन्होंने पी प्लांट की, टॉलनेस और डॉर्फनेस। ठीक, अब देखो कैपिटल टी का मतलब क्या है? प्योर टॉल। बट अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख देंगे तो प्योर टॉल नहीं रहेगा, और प्योर शॉर्ट तो कुछ होते ही नहीं। शॉर्ट तो तभी होगा जब दोनों टी छोटे होंगे। तो स्मॉल टी का मतलब है शॉर्ट या फिर ड्वार्फ। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो एक एक स्टेप पे मैंने एनिमेशन लगाया है, तो आपको एक एक स्टेप धीरे धीरे समझनी है, आराम से। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी कि यार क्या हो रहा है। सबसे पहले हम पेरेंटल जनरेशन लेंगे, पेरेंट्स को लेंगे। ये आगे भाई साहब, इनका नाम है कैपिटल टी इट मींस ये प्योर टॉल नाम के हैं। ठीक है, इनका रिप्रोडक्शन हुआ किसके साथ? किसके साथ हुआ? स्मॉल टी मींस शॉर्ट वाले के साथ। ठीक, तो ये पेरेंट्स हैं। अब इनके बच्चे होंगे। ठीक, ऐसे आप समझो, आप ह्यूमंस को लेके समझो। तो ठीक है, ये F1 जनरेशन कहलाएंगे। देखो ये F1 जनरेशन कहलाएंगे। F1 जनरेशन में क्या मिला हमें? ऑल टॉल प्लांट्स ऑफ टी टाइप। टी टाइप का मतलब क्या है? देखो मैंने आपको बताया था अभी कि टी अगर लिखा है, टी लिखा है, इसका मतलब क्या है कि एक बार कैपिटल टी आ गया, इट मींस कि ये टॉल ही होंगे। बट टाइप इनका कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का है। बट होंगे कैसे टॉल? क्यों? क्योंकि एक बार कैपिटल टी आ चुका है। तो ऑल टॉल प्लांट्स ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप। ये F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप के मिलेंगे। ठीक है, ये मिलते कैसे हैं? ठीक है, अब आप देखो कैपिटल टी, ये देखो ये और ये, इनका क्रॉस कराया गया तो क्या होगा? देखो आपको कैसे करना है, इसका इसके साथ जोड़ना है तो ये हो जाएगा स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको इसके साथ जोड़ देना है। ठीक, तो ये भी देखो यही बनेगा। फिर इसको ले लो इसके साथ, तब भी यही बनेगा, और फिर इसको ले लो इसके साथ, तब भी यही बनेगा। तो 4 प्लांट्स बनेंगे, सारे कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप के। ठीक, इतनी सी बात थी। F1 जनरेशन में कितने होंगे? टोटल 4 होंगे, बट हम बस ये दिखा देते हैं कि ऑल टॉल प्लांट्स ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप। अब पेरेंट्स से बच्चे हुए। अब ये जो F1 जनरेशन है, अब ये एज अ पेरेंट ट्रीट होंगे और इनके चिल्ड्रन होंगे। तो देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फिनोटाइप और जीनोटाइप ये इंपॉर्टेंट है। तो फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप होता है फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस क्या है? ऑल आर टॉल। और जीनोटाइप क्या है? ऑल आर कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप। ठीक, इतनी सी बात होगी। अब समझो F1 जनरेशन, अब F1 जनरेशन से F2 जनरेशन बनेगी। तो F1 जनरेशन में सारे कैसे हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप के। तो इनका आपस में क्रॉस होगा। तो ये सारे कैसे हैं? टॉल है ना, तो इनका क्रॉस होगा टॉल से ही। कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी से ही क्रॉस करा दिया। बनता क्या है? ठीक है, बनता क्या है और कैसे बनाते हैं? इसके लिए हम एक स्क्वायर बनाते हैं जिसको प्यूनट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बनाते कैसे हैं? तो आप ये चीज समझ लो, हमें लिखनी कैसे हैं चीजें। तो ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, जैसे अभी इसका क्रॉस किया था, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस डब्बे को बनाने के लिए, अब F2 जनरेशन बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक बार कैपिटल टी लिखना है, फिर यहाँ पे स्मॉल टी, फिर यहाँ पे कैपिटल टी, फिर यहाँ पे स्मॉल टी। ठीक, अब इन दोनों को कंबाइन कर लेना है। तो पहले ब्लॉक में क्या आएगा? देखो देखो, इससे क्या मिला? इससे कैपिटल टी मिला और इससे भी कैपिटल टी मिला, तो कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक, अब दूसरे ब्लॉक में देखो, इससे कैपिटल टी मिल गया और इससे स्मॉल टी मिल गया। ठीक, फिर थर्ड ब्लॉक में देखो,
थर्ड ब्लॉक में इससे कैपिटल टी मिल गया और इससे स्मॉल टी मिल गया। और फोर्थ ब्लॉक में क्या लिखेंगे, स्मॉल टी, क्योंकि यहां से स्मॉल टी मिला और यहां से भी स्मॉल टी मिल गया। ठीक, तो बच्चों के मन में डाउट हो रहा होगा सर हॉरिजॉन्टल पहले लिखें या वर्टिकल पहले लिखें। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मान लो कि लिख रहे हो हॉरिजॉन्टल पहले, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे आप लिख रहे हो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल पहले लिखा तो स्मॉल टी कैपिटल टी लिख दिया। बट क्या अगर मैं आपसे ये बोलूं इस कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी, बात तो एक ही है, पहले हमेशा डोमिनेंट वाले को लिखा जाएगा। आपका जैसा मन करे वैसे लिख लो, बट डोमिनेंट वाला हमेशा पहले लिखा जाएगा। ठीक, तो ये बन गया हमारा पुनेट स्क्वायर। तो ये 4 टाइप्स हमें मिल गए। अब हम देख लेते हैं इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिनोटाइप का मतलब क्या है, फिनोटाइप का रेशियो आपसे पूछा जाएगा। तो फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। तो देखो आप बताओ ये कैपिटल टी वाला कैसा दिखेगा, क्या ये टॉल होगा, क्या ये भी टॉल होगा, क्योंकि इसमें एक बार कैपिटल टी आ गया। अगर डोमिनेंट ट्रेट्स क्या कौन से होते हैं, अगर एक भी एलील कैपिटल टी है इट मींस कि वो डोमिनेंट ही होगा। तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, और ये वाला स्मॉल होगा क्योंकि इसमें दोनों स्मॉल हैं। तो देखो 3:1, 3 कैसे हैं, 3 टॉल हैं और 1 ड्वार्फ है। तो टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो हो गया 3:1। जीनोटाइप का रेशियो क्या है, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है बेटा, जीनोटाइप का मतलब होता है जो कोड्स हैं। तो देखो एक कोड है कैसा, टीटी टाइप का 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के कितने हैं, 2 हैं, और स्मॉल टी टाइप का 1 है। तो जीनोटाइप हो गया 1:2:1। इतनी सी थी ये कहानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप ये ड्राइंग में तो नहीं बनाओगे पेड़ वेड़, बस आप लिखना कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी गिव्स कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप्स 4 प्लांट्स। उसके बाद बस ये सारे कोड्स लिख के आप ये डब्बा बना देना और फिनोटाइप और जीनोटाइप बता देना। एग्जाम में अलग से भी पूछा जाता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो क्या होगा। कैपिटल टी वालों को हम होमोजाइगस टॉल बोलते हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी वालों को हम हेट्रोजाइगस टॉल बोलते हैं। दोनों ही टॉल, बट एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस। अब अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, तो आप ये सब लिखोगे और कुछ थ्योरी भी लिखोगे सपोर्ट में। तो वो थ्योरी क्या रहेगी, वो ये रहेगी एक्सप्लेनेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि मेंडल टुक 2 pea plants with different characteristics like tall and dwarf plants when he crossed pure tall plants with dwarf plants। ये देखो ये चीज आप अपने आप से लिख सकते हो क्योंकि आपको पूरा लॉजिक समझ में आ गया। फर्स्ट जनरेशन में उनको क्या मिला कि सारे टॉल प्लांट्स मिले जो कि कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप के थे। उन्होंने कंक्लूड किया कि फर्स्ट जनरेशन शोड द ट्रेट्स ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंट। पेरेंट क्या थे, टॉल और शॉर्ट थे, तो सिर्फ एक टाइप की ही पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट जनरेशन में मिली। ठीक है, सारे टॉल मिल गए। उसके बाद मेंडल ने क्या किया, सेल्फ क्रॉस किया। जो F1 जनरेशन में मिले थे उनको आपस में क्रॉस कराया। ठीक है, तो उसके बाद उनको मिली F2 जनरेशन जिसमें कि 3 टॉल और 1 शॉर्ट मिला, 3:1 का फिनोटाइपिक रेशियो मिला। तो मेंडल भाई साहब ने क्या कहा, मेंडल सेड दैट द ट्रेट ऑफ डॉर्फनेस ऑफ वन ऑफ द पेरेंट पी प्लांट had not been lost in the first generation। तो फर्स्ट जनरेशन में लॉस नहीं हो गया था उस ट्रेट का, डॉर्फनेस फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिखी थी बट सेकंड जनरेशन में दिखी। तो उन्होंने क्या कहा, वो सिर्फ छुप गई थी, सप्रेस हो गई थी। ठीक है, द ट्रेट ऑफ शॉर्टनेस री इमर्जेस इन द सेकंड जनरेशन। आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल सेड दैट ट्रेट्स कैन बी डोमिनेंट एंड रिसेसिव। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हिच एक्सपेरिमेंट सेड दैट ट्रेट्स आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो आपको ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो नहीं बोलूंगा मैं, उसमें थोड़ी चीजें ज्यादा हैं बट आपको समझना होगा। जैसे आपने वाला समझा, बेसिक्स अगर आप समझ गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी कॉन्सेप्ट समझ लोगे अगर आप, तो उस पर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे शेप भी ले लिया और कलर भी ले लिया सीड्स का। ये सब पी प्लांट पे ही वो खेल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी हम एक एक स्टेप को आराम से धीरे धीरे समझेंगे। पहले तो ये समझ लो कैपिटल आर का मतलब है प्योर राउंड सीड्स। ठीक, कैपिटल वाई का मतलब है प्योर येलो सीड्स, स्मॉल आर का मतलब है रिंकल्ड सीड्स और स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन सीड्स। ये चीज आपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ एक्सपेरिमेंट, वो जो एनसीईआरटी में गिवन है वो बताने वाला हूँ। अलग अलग टीचर्स अलग अलग बताते हैं। आप एशियन की बुक उठाओगे या कोई भी बुक उठाओगे उसमें अलग दिया होगा। जैसे कि वो दे देंगे प्योर राउंड और कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स दे देंगे, राउंड के साथ टॉल दे देंगे, बट हमने यहाँ पे राउंड के साथ रिंकल्ड ले लिया या फिर येलो के साथ ग्रीन ले लिया।
तो वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं। आपको बेसिक समझ लेना है, उसके बाद आप सारा कुछ खुद से ही कर सकते हो। कोई भी टाइप का पूछ लिया जाए एग्जाम में, ये वाला एनसीईआरटी में गिवन है, मैं वो वाला बता रहा हूं। सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका नाम क्या होगा आप खुद बता दें। देखिए कैपिटल आर का मतलब क्या है, राउंड, और स्मॉल वाई का मतलब है, स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन, तो ये होंगे राउंड ग्रीन। ठीक है, देखो राउंड ग्रीन टाइप के सीड्स हैं, इनका क्रॉस कराएंगे हम किसके साथ में, स्मॉल आर का मतलब क्या होगा रिंकल्ड, और कैपिटल वाई का मतलब क्या होगा येलो, तो ये हो गया रिंकल्ड येलो। इनका आपस में क्रॉस कराया गया। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, राउंड टॉल कुछ भी हो सकता है, बट आपको बस बेसिक्स पता होने चाहिए कि यार कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। ठीक, तो डोमिनेंट कौन सा है, राउंड वाला डोमिनेंट होता है और येलो वाला डोमिनेंट होता है, और रिसेसिव कौन सा होता है, रिंकल्ड होता है और ग्रीन होता है। तो यहाँ पे राउंड ग्रीन मतलब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट, इस टाइप से लिया गया है। इनका आपस में क्रॉस कराया गया, क्या मिला, F1 जनरेशन मिली। F1 जनरेशन में कैसे सीड्स मिले, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका मतलब क्या है ऑल राउंड येलो सीड्स। क्यों ऑल राउंड येलो सीड्स बोल रहे हैं इसको, क्योंकि बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर इसका मतलब क्या है, अगर सिर्फ एक को देखो तो इसका मतलब है राउंड, क्या ये राउंड है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई को देखो इसका मतलब क्या है, क्या ये येलो है। क्यों, क्योंकि कैपिटल वाई इज डोमिनेंट, तो अगर एक भी डोमिनेंट आएगा तो डोमिनेंट हो जाएगा पूरा। ठीक है, कैपिटल आर इज डोमिनेंट, तो अगर एक भी डोमिनेंट आ गया तो पूरा राउंड हो गया। अगर ऐसे लिखा होता स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रिंकल्ड और इसको बोलते हैं ग्रीन। तो फर्स्ट जनरेशन में जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऑल टॉल मिले थे कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई टाइप के ऑल राउंड येलो सीड्स मिल रहे हैं। ठीक है, ऑल राउंड येलो सीड्स। अब ये मिलते कैसे हैं ये एक बार देख लेते हैं, आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ये है कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक, तो हमें क्या करना है, जैसे हम वहां एक को दूसरे के साथ क्रॉस कराते थे, तो देखो इन दोनों में से कोई एक ले लो, आर ले लिया। ठीक, और इन दोनों में से कोई एक ले लो, स्मॉल आर ले लिया। उसके बाद इन दोनों में से स्मॉल वाई में से कोई एक ले लिया, और इन दोनों में से कोई एक ले लिया। ठीक, तो ये क्या मिल गया हमें, आर आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। क्या इसको हम ये भी लिख सकते हैं आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि डोमिनेंट वाला पहले लिखा जाता है। तो ये मिल गया हमें एक राउंड येलो सीड। अब इन दोनों आर में से दूसरा वाला आर ले लो, फिर यहां से दूसरा वाला ये आर ले लो, फिर यहां से ये वाला वाई ले लो, ये वाला वाई ले लो। तो कुछ भी आप करोगे, कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे, हमेशा आपको यही कॉम्बिनेशन मिलेगा। कौन सा कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, तो इसी टाइप के सारे सीड्स मिले, राउंड येलो सीड्स बोला उनको। अब देखते हैं फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा F1 जनरेशन के लिए। तो फिनोटाइप क्या बोलेंगे, ऑल आर राउंड येलो, और जीनोटाइप क्या बोलेंगे, ऑल आर, जीनोटाइप में कोड लिखते हैं तो ऑल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पे आपको कोई भी दे दिया जाए आप बता लोगे, क्योंकि आपको पता है कि कैसे लिखते हैं। अब इस F1 जनरेशन का क्रॉस कराया जाएगा आपस में। ठीक है, कैसे, देखो F1 जनरेशन से F2 जनरेशन चाहिए अब हमें, देखो राउंड येलो सीड्स ले लिए जाएंगे इस टाइप के, इनका क्रॉस कराया जाएगा राउंड येलो इसी टाइप के, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई टाइप के। मिलेगा क्या, F2 जनरेशन। कैसे, पुनेट स्क्वायर से। अब इसमें लिखेंगे कैसे, ये सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो इसमें लिखने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, देखो इसमें यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इस बात में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आप एक को ले लो, आपने ये ले लिया, आपने एक ले लिया। अब आपको क्या करना है, इस आर को, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, देखो ये अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक, और ये अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक राउंडनेस है और एक है येलो या फिर ग्रीननेस। ठीक है, आर और आर में से कोई एक ले लो, ले लिया, और इसमें से कोई एक ले लो, आगे वाला कैपिटल वाई ले लिया, फिर इसी आर को पकड़े रहो और अब दूसरा वाला ले लो स्मॉल वाई, हो गया। फिर स्मॉल आर को पकड़ लो
कैपिटल वाई इसमें से ले लो, और फिर स्मॉल आर को पकड़ लो, स्मॉल वाई ले लो इसमें से। ठीक, तो ये इसके लिए हो गए कॉम्बिनेशंस। सेम कॉम्बिनेशंस इसके लिए भी हो जाएंगे। तो कैसे लिखी जाएंगी इन कॉम्बिनेशंस को? एक को वर्टिकल साइड में लिख दो, एक को हॉरिजॉन्टल साइड में लिख दो। देखो पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, अब ये एक सीड के हो गए। अब दूसरे सीड के कॉम्बिनेशन इधर लिख दो। सेम कॉम्बिनेशन उसके भी होंगे, क्योंकि वो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई टाइप का है। अब बनाना है, बहुत ही आसान है, जैसे उसमें बनाया था वैसे इसमें डोमिनेंट वाला हमेशा पहले लिखा जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप कैसे भी लिख दो। तो देखो फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ठीक है, दूसरे कॉलम में देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक, आपको हॉरिजॉन्टल लिखना वर्टिकल लिखना कैसे भी लिखो, बट आपको क्या करना है, रूल क्या है कि डोमिनेंट वाला पहले लिखा जाएगा। मैं आपको एक बार बता देता हूं, जैसे इस कॉलम में लिखना है। ठीक, जैसे इस कॉलम में लिखना है तो इस कॉलम में क्या लिखेंगे, देखो कैपिटल आर, यहां से कैपिटल आर आएगा, और यहां से क्या आएगा स्मॉल आर, और यहां से कैपिटल वाई, और यहां से भी कैपिटल वाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन कॉलम्स को फिल करना है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला, इसी तरीके से हम सारे कॉलम्स को फिल कर सकते हैं। तो ये मिल गई हमें F2 जनरेशन। अब यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे समझना ये है कि ये शो क्या कर रहा है। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई क्या शो करेगा, ये शो करेगा राउंडनेस और येलो कलर। तो देखो राउंडनेस और येलो कलर। सेकंड वाला देखो क्या शो करेगा, कैपिटल आर तो ये राउंडनेस शो करेगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, एक बार कैपिटल वाई आ गया इसका मतलब वो डोमिनेंट वाला, डोमिनेंट क्या है येलो। ठीक है, इसी तरीके से ये भी येलो, इसी तरीके से ये भी येलो और राउंड। ठीक, यहाँ पे भी राउंड एंड येलो, अरे भाई तुम नीचे क्यों चले गए। ठीक है, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो। ठीक है, अभी हम सारे राउंड एंड येलो वाले लिख रहे हैं। अब ये वाला देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर का मतलब है क्या, राउंडनेस, बट यहाँ पे क्या है स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो ये है रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, ये एक ही केस आया, क्यों, क्योंकि जब दोनों आर छोटे होंगे तब रिंकल्ड होगा, और दोनों वाई छोटे होंगे तब ही ग्रीन होगा। ठीक है, क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये देखते जाओ आप, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका मतलब क्या है, राउंड एंड ग्रीन। ग्रीन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स कब शो हुई, जब दोनों वाई छोटे थे। ठीक है, ये देखो राउंड और ग्रीन, ये भी होगा क्यों, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर है। इसी तरीके से ये वाला देखो, अब आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। स्मॉल आर का मतलब क्या है, दोनों स्मॉल हो गए तो रिंकल्ड हो गया, दोनों वाई बड़े हैं मींस येलो होगा। ठीक है, इस तरीके से ये सारे हम फिलअप कर लेंगे। अब हमें यहाँ से कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, ये रिजल्ट्स मिले हमें, तो ये रब नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, अब आप देखो राउंड येलो वाले कितने मिले हैं, टोटल 16 है। राउंड येलो कितने हैं, देखो राउंड येलो ये है। अब आप यहाँ पे तो मैंने बना दिया कि भाई राउंड येलो, एग्जाम में आप ये बनाओगे तो नहीं ना कि गोले गोले बनाओ और उनमें येलो कलर भरोगे, ये बेवकूफी वाली हरकत कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको बस ये कॉम्बिनेशंस बनाने हैं वहां पे, और आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सा राउंड येलो है। तो राउंड और येलो कब होगा, अगर एक भी कैपिटल है तो राउंड होगा, एक भी वाई बड़ा है तो येलो होगा। स्मॉल आर अगर दोनों है तभी रिंकल्ड होगा, और स्मॉल वाई दोनों है तभी क्या होगा, ग्रीन होगा। ठीक है, तो राउंड येलो वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9/16। राउंड ग्रीन कितने हैं, राउंड ग्रीन कब होगा, जब दोनों वाई छोटे होंगे तभी ग्रीन होगा, और राउंड होने के लिए एक भी आर बड़ा हो सकता है। तो ये 3 है टोटल, तो राउंड ग्रीन हो गए 3/16, ये 9/16। रिंकल्ड येलो कितने हैं, रिंकल्ड येलो में बेटा देखो, रिंकल्ड मीन्स दोनों आर छोटे होने चाहिए तब रिंकल्ड होगा, और येलो के लिए कोई भी कैपिटल वाई एक बड़ा हो। तो ये रिंकल्ड येलो हो गया, और रिंकल्ड ग्रीन का तो एक ही केस होगा जब दोनों आर छोटे और दोनों वाई भी छोटे। तो आई होप आपको मजा आ गई होगी इसको पढ़ने के बाद, कैसे आपको बनाना है पूरा मैंने खोल के रख दिया है। ठीक है, और कैसे इनको लिखना है, और कैसे ये टेबल ड्रॉ हो रही है, क्या मतलब है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो।
इसका जीनोटाइपिक रेशियो नहीं पूछा जाता है, सिर्फ फिनोटाइपिक रेशियो ही पूछा जाता है। तो फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप का मतलब क्या, फिजिकल अपीयरेंस। आप तभी बता पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो राउंड येलो कितने हैं 9, राउंड ग्रीन कितने हैं 3, रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं 3, और रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन भी, रिंकल्ड ग्रीन 1। तो रेशियो क्या हो गया फिनोटाइपिक का 9:3:3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, कभी पूछा नहीं जाएगा, बट द सेक ऑफ राइटिंग आई हैव रिटन जीनोटाइपिक रेशियो कैसे लिखा गया होगा। देखो ये जो जीन्स है, कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों एक बार आया, उसके बाद ये वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये 2 बार आया है, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस टाइप से जो जो कोड जितनी बार आए हैं उनको लिखा गया है। तो जीनोटाइपिक रेशियो आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। अब हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। बहुत आसान है, सब कुछ समझ गए तो बस लिखना है। मेंडल सेलेक्टेड 2 सेपरेट ट्रेड्स ऑफ पी प्लांट एंड देन क्रॉस पॉलिनेटेड टू गेट F1 जनरेशन। दोनों को क्रॉस पॉलिनेट करा के F1 जनरेशन मिल गई उनको। आफ्टर दैट ही सेल्फ पॉलिनेटेड, उसके बाद F1 वालों को सेल्फ पॉलिनेट करके F2 जनरेशन मिली। उसके बाद उनको 4 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन मिले, सारे कॉम्बिनेशन वही टेबल बना देनी है। उसके बाद आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इनका की फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 था। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने बोला कि जो ट्रेड्स हैं वो इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट मैनर में ट्रेड्स इनहेरिट होते हैं और वो सेकंड जनरेशन में जाके शो हो जाते हैं। लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। सबसे ज्यादा आसान टॉपिक, आपने कठिन चीजें पढ़ ली, ठीक है। तो हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 सेम होते हैं मेल और फीमेल में, बट एक डिफरेंट होता है, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग्स द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड जेनेटिकली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आप पहले से बता सकते हो, ये बात आपको पता है। सेक्स क्रोमोसोम्स मेल में होता है XY टाइप का और फीमेल्स में होता है कैपिटल X टाइप का, ठीक है। तो ये देखो कैपिटल X कैपिटल Y मेल में है और कैपिटल X फीमेल्स में है। मेल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स, कैपिटल X एंड कैपिटल Y, ठीक है। कैपिटल X टाइप का स्पर्म भी प्रोड्यूस करते हैं मेल और कैपिटल Y टाइप का स्पर्म भी प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल सिर्फ एग प्रोड्यूस करती है X टाइप का। अगर X वाला, अब देखो ये जो X वाला है ये अगर इससे टकराएगा, ठीक है, X वाला स्पर्म अगर फीमेल से टकराएगा, क्योंकि फीमेल क्या है, फीमेल तो सिर्फ X टाइप का ही है, ठीक है। तो इफ X टाइप ऑफ द स्पर्म फर्टिलाइज करेगा अगर एग को, तो सेक्स ऑफ द बेबी होगा क्या, XX टाइप का। तो XX टाइप का क्या होता है, फीमेल। देखो अगर यहां से X आया और वहां से तो हमेशा ही X आना है, तो देखो फीमेल बनेगा। अगर यहां से Y आया, मेल से Y आया और फीमेल से क्या आएगा, X हमेशा ही आना है, देखो मेल से Y और फीमेल से X, तो क्या बनेगा XY, इसको कि हम मेल कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन बीइंग्स में। अगर मैं आपसे बोलूं कि ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स जो है बेबी का वो किस पे डिपेंड करेगा, फादर पे। अगर फादर से X टाइप का आएगा तो फीमेल बनेगा, क्योंकि उधर से तो हमेशा ही X आना है। अगर फादर से Y टाइप का आएगा तो बेबी विल बी बॉय, ठीक है। बस इतनी सी कहानी थी इस चैप्टर की। इवोल्यूशन हमें पढ़ना नहीं है। आई होप आपको समझ में आएगा, आपको मजा आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना फ्रेंड्स में। नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।